नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी या फिर पीआरटी वाला, जिसका आगे फरवरी या मार्च के महीने में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद में फिर आपके जो अन्य सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा का संबंध संवेग में इनमें से कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है? भय, घृणा, भूख या आश्चर्य? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है, ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो विलियम मैकडूगल जॉन के अनुसार मूल जो प्रवृत्तियां हैं कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां मानी गई हैं। तो जिज्ञासा का संबंध संवेग के इनमें से किससे है? तो ये आश्चर्य जो है इससे माना गया है। अब जो 14 जो मूल प्रवृत्तियां है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो विलियम मैकडूगल है, इनके अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे ही हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और मूल प्रवृत्ति के 14 जो संवेग है वो बताए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। जैसे पलायन है, इसके साथ भय जुड़ा हुआ है, युयुत्सा के साथ क्रोध, निर्वृत्ति के साथ घृणा, पुत्र कामना के साथ वात्सल्य, शरणागत के साथ करुणा, काम प्रवृत्ति के साथ कामुकता, जिज्ञासा के साथ आश्चर्य, दीनता के साथ आत्महीनता, आत्मगौरव के साथ आत्म अभिमान, सामूहिकता के साथ अकेलापन, भोजन अन्वेषण भूख से जुड़ी हुई है, मतलब जिसको भूख लगेगी वो भोजन की खोज करेगा ताकि उसे भोजन मिल जाए, संग्रह, अधिकार, रचना, कृति, हास्य, मनोविनोद। तो इस प्रकार से 14 जो यहाँ पर संवेग जो है ये माने गए हैं। और जो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जीवन और मृत्यु। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा गया है। लड़कों में जो ग्रंथि है होती है उसे ओडिप्स कहा गया है, और जो लड़कियां होती हैं उनमें इलेक्ट्रा नाम की ग्रंथि पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये संवेग है, और कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है वो जो यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशव, बाल्य, किशोर या फिर वृद्ध अवस्था में? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होगा? तो कौन सी अवस्था है? बाल्य अवस्था। तो बाल्यावस्था जो है इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा गया है। बालक में शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास इसी काल में होता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण, जीवन, प्रकृति या फिर इन सभी के साथ? तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, और इन सभी के साथ में ही समायोजन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, जिसमें ये पर्यावरण, जीवन, प्रकृति के साथ समायोजन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन का जो प्रमुख लक्षण है यहाँ पर ये माना गया है। तो स्थायी समायोजन जो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है दूसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, मतलब दूसरे वर्ष तक के लास्ट तक, अंत तक 100, 50, 60 या 10 कितना हो जाता है? अब 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। अब जो शैशव अवस्था जो है ये 0 से 5 वर्ष की मानी गई है। तो और मानव जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था भी है। तो इस अवस्था में दूसरे वर्ष तक शिशु का जो शब्द भंडार है वो 100 शब्द तक हो जाता है। नेक्स्ट है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति गत्यात्मकता से, पोषण से या किसी से भी नहीं। तो संवेग की उत्पत्ति होती है। अब संवेग जो है इसकी उत्पत्ति किससे होगी? तो संवेग की जो उत्पत्ति है, जो मूल प्रवृत्ति होती है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था पहले 14 मूल प्रवृत्तियां, तो उनसे मानी गई है। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ती है, और इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सीखने का नियम। इसके प्रतिपादक फ्रायड, स्किनर, एडलर या थॉर्नडाइक थे।
तो सीखने के नियम का जो प्रतिपादक है कौन थे, और ये थे थॉर्नडाइक। सीखने का नियम, और इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो थॉर्नडाइक जो इनका था ये सीखने का नियम। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए थे। तो जिसमें 3 मुख्य जो नियम है, ये सीखने का जो नियम है वो भी इनमें से था। तो पशु व्यवहार और कंडीशनिंग में थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकसित सिद्धांत अर्थात एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका कहा जाता है। इन्होंने 1905 में एक तर्क दिया था कि किसी विशेष उत्तेजना के द्वारा बार बार किसी विशेष सीखी गई प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की संभावना प्रतिक्रिया के कथित परिणाम पर निर्भर करती है, और इसके अलावा नई उत्तेजना प्रतिक्रिया तब भी मजबूत होती है जब प्रतिक्रिया के बाद व्यवहार प्रतिक्रियाएं होती है जो सबसे अधिक संतोषजनक परिणाम के बाद होती है। और ये जो अवधारणा है इसको एक प्रयोग में समझाया था जिसमें एक चूहा पुरस्कार या दंड प्राप्त करने के लिए लीवर दबाता है, और एक चूहा जिसका लीवर के संचालन के बाद भोजन की गोली उसे दी जाती है वह लीवर को फिर से दबाएगा। इसके विपरीत यदि लीवर को दबाने का एकमात्र परिणाम एक दर्दनाक विद्युत झटका देना है तो चूहा भविष्य में लीवर को नहीं दबाएगा, जो कि नकारात्मक प्रभाव के नियम को दिखाता है। और एक अन्य जो उदाहरण है इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर रखा जिसमें एक लीवर था जिसे दबाने पर एक दरवाजा खुलता था जिससे बिल्ली बाहर निकल सकती थी और बॉक्स के बाहर रखा भोजन प्राप्त कर सकती थी। जब बिल्ली ने लीवर दबाने और उसके भागने और भोजन के पुरस्कार तक उसकी पहुंच के बीच का संबंध पता लगा लिया, उसके बाद प्रत्येक प्रयास में बिल्ली लीवर दबाने और दरवाजा खोलने में बहुत अधिक कुशल हो गई। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है इसको आमतौर पर कम स्वीकृति मिलती है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या किसी जानवर की प्रतिक्रियाएं कभी कभी या हमेशा भी उनके परिणामों में से संशोधित होती है, क्योंकि अन्य जो कारक है वो मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इस नियम ने 20वीं सदी के पहले भाग के दौरान व्यवहार के विकास का इसको प्रभावित किया था, और जो अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक थे BF स्किनर, तो इन्होंने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर निर्माण किया था और कोऑपरेटिव कंडीशनिंग की प्रतिक्रिया को औपचारिक रूप दिया था जिसे उन्होंने मानव व्यवहार का व्याख्यात्मक आधार समझा था। तो ये जो है इन्होंने बिल्ली जो थी इस पर इन्होंने शोध किया था। तो ये वाला जो है वो बॉक्स था जिस पर शोध किया गया था, तो ये बिल्ली थी और साथ में यहाँ पर ये खींचने का इसमें लगे हुआ था और जिससे दरवाज़ा खुल जाता था। तो इस प्रकार से जो है बिल्ली के ऊपर जो उन्होंने शोध किया था ये। तो इस प्रकार से जो इनका ये नियम था। इसके बाद आ जाता है शैशवावस्था। इसकी जो मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है तो जो ये ऑप्शन डी में दी गई है, अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, क्योंकि ये चिंतन जो है बाल्यावस्था जो है इसमें होता है। बाल्यावस्था जो वहाँ से शुरू हो जाता है क्रमिक, तो बाल्यावस्था है। इसके बाद है किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, स्किनर, जीन पियाजे या हरलोक के अनुसार। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये मानने वाले थे कौन? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात स्किनर। इसके बाद है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, समावेशी, विशेष, समेकित या कोई सी भी नहीं। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? और जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो समावेशी शिक्षा जो होती है। तो ये जो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा थी 2005 वाली, तो इसके अनुसार निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था, 5 वर्ष तक, 12, 21 या इनमें से नहीं। तो 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था तो 0 से 5 की होती है, फिर बाल्यावस्था जो है ये 6 से 12 की हो जाती है, शैशव, बाल्य, फिर किशोर 12 से 18 की, युवा फिर ये इससे आगे की हो जाती है मरने तक। तो ऐसे 4 अवस्थाएं थी। तो बाल्यावस्था आप ये देख सकते हैं 6 से 12 वाली जो है यहाँ पर मानी गई है, 5 है या 6 है, तो
ऑप्शन जो है इसका ए वाला हो जाएगा। तो ये जो अवस्था इसमें बालक स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मतलब जब इसकी चीज़ सामने आएगी तो उसके बारे में उत्सुकता होगी पूछने की। इसके बाद है व्यक्तित्व विकास की अवस्था। अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तिवृत्त अध्ययन उपचारात्मक या कोई सा भी नहीं है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। कौन से वाली? ये वाली, अधिगम एवं वृद्धि। तो ये जो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था जो है, इसे 3 जो भाग है इसमें वर्गीकृत किया गया है। अधिगम एवं वृद्धि में, अधिगम एवं परिपक्वता में, विकास की प्रक्रिया में। तो 3 जो यहाँ पर भाग है इसमें इसे बांटा गया था। इसके बाद है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, सीखने की गति धीमी होगी, बुद्धि स्तर 80 से 90 में होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार होगा, या ये सभी काम होंगे। तो पिछड़े बालक आते हैं। तो ये जो बर्ट जो थे तो इनके अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह होगा जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी जो आयु स्तर है कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। मतलब अपना तो है ही, अपने से निचली जो कक्षा है उसका काम भी नहीं कर सकता। तो सीखने की कम गति और 80 से 90 के जो बुद्धि लब्धि स्तर, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार, ऐसे बालकों की जो विशेषताएं ये बतलाई गई है। तो ये पिछड़े बालक आ जाएंगे 80 से 90 में। 90 से ये 100-110 वाले जाओ उस मानने में आ जाते हैं। तो इससे कम वाले फिर ये पिछड़े बालक होते हैं, जिनका बुद्धि लब्धांक जो है ये 80-90 वाला होता है। इसके बाद आ जाता है विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग, वजन या आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि का होना। तो विकास में वृद्धि से क्या मतलब है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि का होना। इसके बाद है परिपक्वता का संबंध। विकास, सृजनात्मकता, बुद्धि या फिर रुचि किससे है? परिपक्वता का संबंध। तो इसका जो संबंध जो है ये विकास से लिया गया है। तो जिस प्रकार दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर जो कदम है वो रखना पड़ता है, उसी प्रकार से जो विकास क्रम है इसमें भी शरीर के अवयव में किसी नवीन क्रिया को सीखने की तत्परता उत्पन्न होती है, और यही तत्परता ही परिपक्वता है। मतलब जैसे आपने सीढ़ी पर चढ़ना है, पहले वाली सीढ़ी पर रखोगे आप कदम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीढ़ी होगी, स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट होगा, या अपनी क्लास ही लगा लो, जैसे आप सबसे पहली कक्षा करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी में, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इस प्रकार से चलती हैं। इसके बाद है तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशव, बाल्य, किशोरी, वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था को माना गया है? तो ये जो स्टैनले हॉल जो थे, इन्होंने किशोर अवस्था जो है इसको बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और क्रोध की अवस्था कहा था, और जीवन का सबसे कठिन काल जो है इसको इन्होंने माना था। तो इस आधार पर देखिए तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़ कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को भी बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। तो बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का आप यहाँ पर चयन करेंगे? तो उन्हें स्वयं के लिए हम कहेंगे तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है, स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चे जो है अपने आप जो काम करते हैं वो जल्दी सीखते हैं, याद भी रहता है और उनको ज़्यादा आनंद भी आता है। इसके बाद एक बच्चे की मानसिक आयु है 12, वास्तविक आयु है 16। तो बुद्धि लब्धांक उनका कौन सा होगा? तो हमने इसका सूत्र पढ़ा था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला, तो यही पढ़ा था हमने। तो इस आधार पर देखिए तो कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा इसका, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो कौन सा हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो कितना हो जाएगा? ये वाला। इसके बाद है शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायु मंडल, अभिप्रेरणा, स्मृति या संयोजन से है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो स्नायु मंडल है। इसके बाद आ जाता है मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, उपलब्धि का पता चलता है, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान इससे होता है। मतलब जैसे टेस्ट लेते हैं, अब जैसे ये एग्ज़ाम होंगे मार्च के महीने, फरवरी मार्च में 10वीं 12 वालों के, या अन्य कक्षाएं भी लगा लो, तो इससे पता लग जाएगा कि बच्चे ने पूरे साल में कितना पढ़ा था। तो या जैसे टेस्ट लिए जाते हैं मंथली वाइज। इसके बाद है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए से है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। तो किसी बच्चे का शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो उसके शरीर के आकार में वृद्धि का द्योतक है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा नैतिक विकास उसके मानसिक विकास को दिखाता है। इसके बाद है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या ये सभी है। तो मानसिक विकास जो है इसको ये सारे ही प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम मतलब कुछ ऐसे गुण हैं, हो सकता है उनके पूर्वजों से उन्हें मिले हों, परिवार का माहौल खराब हो, गाली गलौज वाला हो, शराब बीड़ी सिगरेट पीते हो, और सामाजिक स्थिति उनके आस पड़ोस का जो माहौल कैसा है, तो इन सभी का जो है एक बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है। स्किनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक या लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो ये जो जीन पियाजे थे इनका मानना था। इसके बाद आ जाता है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इनके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। 4 जो अवस्थाएं इन्होंने मानी थी, सबसे पहली जो थी वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी, उसके बाद फिर पूर्व, फिर मूर्त, और इसके बाद अमूर्त अवस्था थी। तो ये ऐसी 4 अवस्थाएं थी। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था यहाँ पर कौन सी वाली है, तो ये जो सबसे पहली है जन्म से 2 वर्ष की, अर्थात 0 से 2 वर्ष वाली, तो इसको इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो ये जो अवस्था है इसमें बालक भूख लगने की अवस्था को रोककर व्यक्त करता है। तो रोककर ही व्यक्त करेगा क्योंकि बोल तो कुछ सकता नहीं। तो और जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसके लिए उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व होता है। तो कहने का मतलब है बच्चा अगर कुछ चाहिए उसे तो रोकर व्यक्त करता है। भूख लगी होगी तो दूध के लिए रोएगा ही। तो ये है जन्म से 2 वर्ष वाली। इसके बाद है आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। तो इनके अनुसार जो है ये 45 घंटे हैं। इसके बाद है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 2009, ये लागू नहीं हो सकता निःशक्त बच्चों पर। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे या बच्चे की नियमित उपस्थिति पर। तो ये जो ऑप्शन सी में है था, जो 14 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, क्योंकि इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे वो आते थे। इसके बाद है यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है। मलेरिया, फाइलेरिया, डिसलेक्सिया या टाइफाइड। अगर इस पढ़ने में परेशानी है, सी को डी, डी को सी, तो ऐसे करता है, तो उसको जो है यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी है, पढ़ने संबंधी विकार होता है, पठन संबंधी विकार, तो इसकी बीमारी है। तो ये जो बीमारी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई की समस्या आती है, जिससे बच्चे के मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति अरुचि और नकारात्मक जो भावना वो पैदा होती है। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का, या ये सभी है। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है, और कौन सा है ये, तो ये सभी जो है इसमें आ जाएंगे। संबंध प्रतिक्रिया का, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम का, और प्रबलन का सिद्धांत। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन जो है पाठ्यचर्या एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो एक जहाँ यहाँ पर नहीं है एनसीएफ मार्गदर्शी सिद्धांत, जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये वाला।
नेक्स्ट आ जाता है सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ये कौन सी अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्य, पूर्व किशोर या इन सभी के लिए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि जो है इन सभी से ही संबंधित है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो इन सभी से इसका संबंध है। इसके बाद है राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या जो थी रूपरेखा 2005 उसके दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक, द्वि, तीन या बहु भाषा, तो कौन सी थी उसमें एक भाषा। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास जो एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारी हिंदी ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक से हुआ है, बचपन, ऐश्वर्या, कैशोर्या या मातृत्व का। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है ऐश्वर्या, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक से हुआ है। इसके बाद है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, मतलब संकेत वाला है। प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो संकेत है यहाँ पर, कौन से में है संकेत, इसी में, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। अब जो संकेतार्थक क्या होता है, तो वह वाक्य जिसमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो। वह वाक्य जिसमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो तो उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस उदाहरण में उपरला जो उदाहरण था इसमें एक वाक्य में दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस वाक्य में पहली क्रिया आप मेहनत करोगे और दूसरी क्रिया तो आपको सफलता मिलेगी। यह एवं दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तो इसलिए उदाहरण संकेतवाचक जो वाक्य है उसके अंतर्गत आएगा। फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी। उदाहरण के रूप में ये जो वाक्य है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं दो क्रियाएं एक साथ हो रही है। पहली क्रिया फसल को पानी मिलेगा और दूसरी क्रिया तो उपज अच्छी होगी। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसलिए ये जो उदाहरण है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य का है। थोड़ा जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छोड़ती। तो जिस प्रकार के ऊपर उदाहरण में हम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है। पहले क्रिया थोड़े जल्दी उठ जाती है और दूसरी क्रिया तो बस नहीं छोड़ती। दोनों क्रिया एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है, तो संकेतवाचक वाक्य जो उसके अंतर्गत ये आएगा। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये जो उदाहरण है पहली क्रिया गाड़ी धीरे चलाते और दूसरी क्रिया तो एक्सीडेंट नहीं होता। इस वाक्य में दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर मुख्य रूप से निर्भर है, तो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। पहले समय बर्बाद नहीं करते तो परीक्षा में पास हो जाते। तो यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं दो क्रिया एक साथ हो रही है। पहली क्रिया पहले समय बर्बाद नहीं करते और दूसरी क्रिया तो परीक्षा में पास हो जाते। दोनों क्रिया एक दूसरे पर मुख्य रूप से निर्भर है, तो इसलिए जो ये उदाहरण संकेतवाचक वाक्य का है। तो इस प्रकार से है और उदाहरण भी और भी बहुत सारे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते तो मेडल मिल जाता, अच्छी तैयारी की होती तो सिलेक्शन हो जाता, कार को धीरे चलाते तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, होमवर्क अच्छा करते तो नंबर पूरे मिलते, परीक्षा से पहले मेहनत की होती तो आज अच्छे नंबर होते। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं ये संकेत वाले। इसके बाद है प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है, मुरेला, विलीन, कटेला या ससुराल। और जो ये ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है ये वाला विलीन, तो इसकी जो है यहाँ पर अनुचित इसमें मानी गई है। इसके बाद समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर उचित है, हथकरघा, भुजंग, देशभक्ति, पशु बलि। तो समास विग्रह की दृष्टि से विकल्प उचित है कौन से वाला, जो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है, हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। इसके बाद है कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है, अनुपातिक, अनुदित, अनुदात या अनुरंजक। तो अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है कौन से वाला, ये जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है अनुदात, ये वाला। तो
उपसर्ग से नहीं बना है और उपसर्ग से जो बना होता है उसमें शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। अनु, अनु, अनु या जैसे आ है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लगते हैं और उसका शब्द का जो अर्थ है उसे भी वे बदल देते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद निम्न में से किस विकल्प का जो कथन है वो गलत है? अब ये उच्चारण स्थान है, रीटू सना मुर्दा होता है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। तो य व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। गलत है। इसमें कौन सा गलत है? अब यही गलत है, क्योंकि ये विसर्गा जो है अकुह विसर्जनम कंठ होती है। तो इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ जो है इससे होता है। अ जो आपके क्वर्ग है और ह विसर्ग है, तो इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ जो है गला उससे होता है, तो इस कारण से गलत है। इसके बाद है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी हैं? तो विदेशी है यहाँ पर वो कौन से वाला शब्द है? तो ये वाला, किस्सा, स्कूल, हमला। तो ये सारे क्या है? विदेशी है। नेक्स्ट आ जाता है पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प बताइए। तो पर्यायवाची के बारे में गलत है एक इसमें। अब गलत कौन सा है इसमें? और ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया है कौवा, तो यही जो यहाँ पर इसमें गलत है। और ये सारे जो है कौवे के हैं। काग, करट, घाटी, काक, करटक, कान, कागा, प्रतिजी, हव्या, वायस, अलीजी, हव्या, काकल, काक, करठ, पिसून, हाड़ा, ये सारे कौवा जो है इनके ही पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा जैसे जीव को वाचा, रसना, वाणी कह देते हैं। कार को दरप, तरप, मंद कह देते हैं। कृण को रश्मि, मयुक, पर्भ कह देते हैं। तो इस प्रकार से कौवा जो है इसके ये अलग है। इसके बाद है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण क्या, जिससे नापतोल वाला पता लगता है। अब परिमाण वाला कौन सा है इसमें? अब ये जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, बहुत ओले गिरे, तो यही है परिमाणवाचक विशेषण। तो अब ये जो परिमाणवाचक होता क्या है, कितने इसके भेद हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का हमें पता चले, तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। और ये जो परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो है निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। जाओ दुकान से 5 मीटर का पाइप लेकर आओ। मेरे लिए 4 केले ले आओ। पिछले महीने अंकिता के घर में 10 किलो चीनी का उपयोग हुआ। जाओ मुकुल के घर से 5 अंडे लाओ। हिमानी ने कक्षा 10 में 90% अंक लिए। श्वेता ने 2 साल तक सरकारी एग्जाम की तैयारी की। अजीत का सालाना पैकेज जो 50 लाख रुपए का है, INR जो 50 लाख रुपए है। तो ये जो है यहाँ पर इनसे हमें क्या परिमाण जो है इसके बारे में पता लग रहा है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दो, 4 दिन की चांदनी फिर आधी रात, आम के आम गोटलियों के दाम। तो विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तो उक्त भाव के व्यंजक लोकोक्ति जो आपने यहाँ पर बतानी है। कौन से वाली है? ये वाली, डूबते को तिनके का सहारा। इसके बाद है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कौन से वाली है? तो यही वाली है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो यह है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। और यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे चाय में कौन गिर गया है, अब इसका शुद्ध क्या होना चाहिए था? चाय में कुछ गिर गया है। मेरे को कपड़े सिलवाने हैं, तो क्या होना चाहिए था? मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैं निज में वहां जाना चाहता हूं, तो मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं। मेरे को आगरा जाना है, तो क्या बनेगा? मुझे आगरा जाना है। यह अच्छे फल नहीं है, ये अच्छे फल
नहीं है। तुम तुम्हारी पुस्तक ले आओ, तुम अपनी पुस्तक ले आओ। कल तुम्हारा पापा जी से मिले थे, कल तुम्हारा पापा जी से मिले थे, कल तुम्हारे पापा जी से मिले थे। मैंने निबंध लिखना है, मुझे निबंध लिखना है। मेरे को आगरा जाना है, तो क्या बनना था, मुझे आगरा जाना है। और वह तेरे को पैसे नहीं देगा, वह तुझे पैसे नहीं देगा। यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। वो तो कल आएगा, वो तो कल आएगा। सही क्या बनेगा, वह तो कल आएगा। राम और राम का पुत्र बाजार गया, तो सही क्या बनेगा, राम और उसका पुत्र बाजार गए। वह आप चलता जा रहा था, तो क्या बनेगा, वह अपने आप चलता जा रहा था। वह जो पुस्तक है वह गोपाल की है, तो क्या बनेगा, वह पुस्तक गोपाल की है। हमें हमारा काम स्वयं करना चाहिए, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें हमारा नहीं, हमें अपना काम। तुमने तुम्हारा कलम खो दिया, तुमने अपनी कलम खो दी। तुम्हारा पत्र मिला, आपका धन्यवाद। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा धन्यवाद। हम हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। तेरे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने मेरा काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, तो उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा। तो उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा, तो उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। तो पड़े इस प्रकार से जा, यहाँ पर ये सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धियाँ थी। तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो ऐसे गलती थी इसमें। इसके बाद है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित बताइए। यहाँ पर अब कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, धो चरित्र नहीं चरित्र, ये वाला। इसके बाद क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। भिखारी सड़क पर चला रहा था, अकर्मक क्रिया है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक है। बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। तो गलत है इसमें एक। अब कौन से वाला गलत है, यही वाला, बगीचे में मोर नाच रहा है, कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद है किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। अब गलत है एक में, वो कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन 3 में है, तपश्चर्या रति ही रंस है, ये वाला। इसके बाद है इनमें से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, संगत नहीं है। नहले पर दल माना मतलब करार जवाब देना, बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना। थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना। तो किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, कौन से वाला है ये वाला। थाली का बैंगन होना मतलब सर्व सुलभ होना, तो ये सही नहीं है। तो थाली का बैंगन होना मतलब अस्थिर विचारों वाला होना। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।